मेरा नाम अतुल सुभाष मोदी है। मेरी उम्र 34 साल है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। आज सुसाइड कर रहा हूँ और ये सुसाइड नोट पूरे होशो हवास में लिख रहा हूँ। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा कि जब मुझे इंसाफ मिल जाए तो मेरी अस्थियों का विसर्जन कर देना, और अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो जौनपुर कोर्ट के सामने गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। ये शब्द थे अतुल सुभाष मोदी के, जो पेशे से AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अतुल ने 24 पेज का सुसाइड लेटर लिखा और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मरने से पहले उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया। अतुल ने पत्नी निकिता और उनकी फैमिली पर हरासमेंट और पैसे वसूलने का आरोप लगाया। सुसाइड से पहले उन्होंने कोर्ट के सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर भी सवाल उठाए। सोचो कितने दर्द में रहा होगा वो इंसान। लेकिन ये अकेला अतुल नहीं है, ऐसे बहुत से अतुल है इस भारत के अंदर जो अपनी पत्नियों द्वारा हरासमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपना दर्द कहीं बयां नहीं कर सकते क्योंकि सारे कानून औरतों के साथ हो, फिर चाहे वो 498A हो, डावरी केसेस हो, मेंटेनेंस केसेस हो, फेक रेप केसेस हो। ये सब केसेस तो महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास तो कुछ भी नहीं। और शायद इसीलिए पुरुषों को अपना लास्ट ऑप्शन सुसाइड ही नजर आता है। और ऐसा ही फेक रेप केस की घटना 9 अगस्त 2022 को गुरुग्राम के अंदर हुई। 31 साल के ट्रांसपोर्टर संदीप पर राजस्थान के अलवर के परिवार द्वारा फर्जी बलात्कार मामले में फंसाए जाने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली और पुलिस ने आरोपी परिवार के 4 सदस्यों पर आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज किया। तो उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि संदीप ने अलवर निवासी साहब सिंह को 3 लाख रुपए उधार दिए थे और पिछले कई महीनों से संदीप उसे अपने पैसे वापस मांग रहा था, जिसके चलते पैसे लौटाने के बजाय आरोपी लगातार और पैसे मांगता रहा। और 29 जुलाई को अलवर के फूलबग्गा महिला थाने में संदीप के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया। और मानसिक प्रताड़ना सहन ना कर पाने के कारण संदीप ने रविवार को फारूक नगर के एक स्कूल के परिसर में पेड़ से फांसी लगा दी। संदीप एक सुसाइड नोट छोड़ गया और अपने सुसाइड नोट में संदीप ने अपनी मौत के लिए साहब और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया और संदीप को एक फर्जी बलात्कार मामले में फंसाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। संदीप के परिवार में उसकी पत्नी और 6 बच्चे थे, 4 बेटियां और 2 बेटे। सोचो उन पर क्या बीती होगी कि उनके पिता के ऊपर जब फेक रेप केस लगा होगा और उस रेप केस की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। आपको वो केस तो याद ही होगा, निशा शर्मा का। नोएडा में 11 मई 2003 को मुनीश दलाल की बारात निशा शर्मा के घर आई थी, लेकिन निशा के घर वालों के मुताबिक मुनीश की मां ने ऐन शादी के वक्त 12 लाख रुपए और स्टीम कार की मांग कर दी। इसके बाद निशा ने शादी से इनकार कर दिया और बारात वापस लौट गई। फिर निशा के पिता ने नोएडा में मुनीश दलाल, उनकी मां और बुआ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। इसके लिए कई संगठनों ने निशा को सम्मानित भी किया। यही नहीं, लड़कियों को निशा शर्मा जैसा बनने का उदाहरण दिया जाने लगा। साल 2003 में नोएडा में रहने वाली निशा शर्मा की शादी दिल्ली निवासी मनीष दलाल के साथ तय हुई। उनकी शादी दोनों परिवारों के बीच तय हुई। शादी 11 मार्च 2003 को नोएडा में होनी थी, लेकिन बारात जैसे ही पहुंची तो पूरा सीन बदल चुका था। निशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए कि मनीष के परिवार ने 12 लाख रुपए और गाड़ी की डिमांड रखी थी। इसके बाद निशा ने शादी से इनकार कर दिया और मनीष के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। पुलिस ने अगले दिन मनीष दलाल को अरेस्ट कर लिया और इतना ही नहीं, 15 मार्च 2003 को मनीष की बुजुर्ग मां को भी अरेस्ट कर लिया गया। मनीष ने 2 महीने जेल में बिताए, जबकि मनीष की मां, जो कि 31 अगस्त 2003 को रिटायर होने वाली थी, उनकी नौकरी भी चली गई, जिसकी वजह से उन्हें सालों तक अपने PF विड्रॉल के लिए दर दर भटकना पड़ा। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आने वालों के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ थी। आखिरकार करीब 9 साल के बाद कोर्ट ने मनीष को दहेज के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन इस दौरान मनीष के परिवार ने घर से 75 किलोमीटर दूर 320 बार अदालत में पेश होना पड़ा, जबकि निशा का परिवार केवल 10 बार कोर्ट में पेश हुआ। 11 मार्च 2003 के बाद मनीष का परिवार समाज की नजरों में विलन बन चुका था और निशा शर्मा एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। लोग निशा को आयरन लेडी बताने लगे थे और ये खबरें अखबार की फ्रंट लाइन पर छापी जाती थी। और इन्हीं फेक रेप केसेस और फेक डावरी केसेस की वजह से निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद की जाती है, बल्कि असली पीड़िता को भी न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि शायद वो भी इनमें से एक होंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक बयान दिया है कि वुमेन मिसयूजिंग कर रही है रेप लॉज एज अ वेपन,
ताकि वो मर्दों से मनी एक्सटॉर्शन कर सके। इवन राजस्थान के अंदर तो 43% रेप केसेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर झूठे साबित होते हैं। सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे। 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से दोनों का मैच मिला। अतुल सुभाष बिहार के रहने वाले थे, जबकि निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश की जौनपुर की रहने वाली थी। दोनों की परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी। साल 2020 में दोनों को एक बेटा हुआ और कुछ ही महीने में दोनों की अनबन इतनी बढ़ गई कि 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर बेंगलोर से चली गई। 2022 में निकिता ने अतुल और उनके परिवार के खिलाफ 9 मामले दर्ज करवाए। इनमें मर्डर और अननेचुरल सेक्स के केस भी शामिल थे। निकिता ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में अतुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए का दहेज मांगा, जिसके चलते उनके पिता को दिल का दौरा पड़ गया और इस वजह से उनका निधन हो गया। 2022 और 2024 के दौरान इस मामले की सुनवाई 120 बार हुई, जिनमें 40 बार अतुल को बेंगलोर से जौनपुर पेशी पर आना पड़ा। साथ ही अपने सुसाइड नोट में अतुल ने रीता कौशिक, जो कि जौनपुर फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज थी, उन पर भी रिश्वत का इल्जाम लगाया। 21 मार्च 2024 को अतुल जब जौनपुर कोर्ट से अपनी तारीख पर आए थे तो जज ने उन्हें कहा कि तुम ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। तो अतुल ने कहा कि मैडम, ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद ये 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जिस पर जज ने कहा कि शायद तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे, इसलिए तो मांग कर रहे हैं। अतुल ने कहा कि मैडम, आप याचिका देखिए, इन लोगों ने मुझ पर, मेरी फैमिली पर कैसे इल्जाम लगाए हैं। मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। मुझे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है। इस पर जज ने कहा कि केस डाल दिया तो क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी ही तो है। इस पर अतुल ने कहा कि मैडम, अगर आप NCRB का डाटा देखो तो लाखों आदमी झूठे मामलों की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। जिस पर नीता सिंघानिया ने कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। और इस बात पर जज साहिबा हंसते हुए और मुझे और मेरी पत्नी को बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद जज रीता कौशिक मुझे बुलाकर कहती है कि ये सब केस झूठे होते हैं, तुम अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो, ये मामला निपटा लो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसमें अतुल कहता है कि ठीक है मैडम, आप सुझाव दीजिए, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जज कहती है कि मैं एडजस्ट करवा दूंगी, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं सेटलमेंट करवा दूंगी। इसी कोर्ट में सब सेटलमेंट हो जाएगा, बहुत ही उचित राशि में। तुम इतने पैसे कमाते हो, निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो तुम और तुम्हारे माँ बाप जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। जिस पर अतुल कहता है कि मैडम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन में इतनी सारी बातें निकल कर आई है, आप हमारा केस मेरिट पर सुनिए। जिस पर जज कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनूंगी, तुम बाहर जाओ। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि शुरुआत में मेरी पत्नी, सास और उसका चाचा सुशील सिंघानिया ने 1 करोड़ की डिमांड की, जो आगे बढ़कर 3 करोड़ रुपए में हो गई। कोर्ट ने मेरे 4.5 साल के बेटे को देखभाल के लिए 80,000 रुपये का मेंटेनेंस का आदेश दिया। इससे मेरा तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। 3 साल से बेटे से नहीं मिल पाया हूँ, जबकि मैंने कई बार कोर्ट में इसके लिए आवेदन दिया। पत्नी ने 2 लाख महीने की डिमांड की थी, जबकि वो एक पढ़ी लिखी और कामकाजी महिला है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। और अतुल बताते हैं कि इस तरह हत्या के झूठे केस में फंसाने के कारण उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। कैसे 3 साल में 40 बार उन्हें और उनके माता पिता को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। सुसाइड नोट में अतुल ने दूसरी घटना का जिक्र किया। 10 अप्रैल 2024 को जब मैं जौनपुर कोर्ट के बाहर आया तो मेरी सास निशा सिंघानिया ने मुझे उकसाने की कोशिश करी। निशा सिंघानिया ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने अब तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन तुम जज को बोल रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा। फिर अतुल ने कहा कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। जिस पर निशा सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि तब भी चलेगी, तुम्हारे बाप पैसा देगा, पति मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर तुम्हारा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल सुसाइड नोट में आगे लिखता है कि मैं खुद को सभी परेशानियों का जड़ मान लिया है। मैंने समझा कि बच्चे को पाने की मेरी कोशिश के कारण मेरे परिवार को ज़्यादा परेशान किया जाएगा। मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया और जज रीता कौशिक के व्यवहार ने न्याय व्यवस्था से मेरा भरोसा तोड़ दिया है। आखिर में मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अतुल सुभाष का शव बेंगलोर के उनके फ्लैट में मिला था। पुलिस उनके आरोपों की जांच कर रही है। इस केस पे 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया,
और साला अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। बेंगलुरु पुलिस के जौनपुर पहुंचने से पहले ही अतुल सुभाष की सास और साला घर छोड़कर भाग गए। पुलिस को घर पर ताला लगा हुआ मिला। इस एक झूठे केस ने न केवल अतुल की जिंदगी ही नहीं ली, बल्कि न्याय व्यवस्था और असली पीड़ितों का भरोसे को भी ठेस पहुंचाया है। ऐसे झूठे आरोप असली पीड़ितों की आवाज़ को दबा देते हैं। जब झूठे मामलों की संख्या बढ़ती है तो असली पीड़िता को न्याय मिलना और भी कठिन हो जाता है। हमारा समाज तभी बदलेगा जब हम सच्चाई और न्याय का समर्थन करेंगे। झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि निर्दोषों की सुरक्षा मिले और असली पीड़ितों का हौसला बने रहे। झूठे आरोप में न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरा समाज कमज़ोर पड़ता है। इसलिए सच्चाई का साथ दे, अतुल जैसे निर्दोष लोगों के साथ खड़े रहे और सुनिश्चित करे कि न्याय प्रणाली पर सबका भरोसा बना रहे। ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं है, ये हर उस निर्दोष की कहानी है जो झूठे आरोपों के बोझ तले दब रहा है। और जाते जाते यही कहूँगा कि हो सके तो अतुल को इंसाफ दिलाने की कोशिश ज़रूर करें ताकि फिर कोई फेक केसेस लगने से अपनी जान ना दे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक और नए केस के साथ।